हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। आज फिर से स्वागत है आपका हम मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं विनीत अग्रवाल। आज थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से हट के बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं मेरे कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर अमित पांडे जी के साथ बैठा हुआ था। तो काफ़ी लंबे समय तक बैठने के बाद जो है हम लोग गवर्नमेंट के कुछ नीतियों पे बात कर रहे थे। तो ऐसे ही एक नीति निकल के आई जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो नीति जो है काफ़ी अच्छा लगा पांडे सर को, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, प्रभावी लगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचे। और गवर्नमेंट की जो नई नई नीतियां आ रही हैं उसमें से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक हमें अच्छा लगा। तो लगा कि हमें आपके तक इसकी पूरी की पूरी नॉलेज पहुंचानी चाहिए। तो FPO जो है कि ये इसके बारे का इसका पूरा प्रोसेस ये क्या है, कैसे है, ये सब कुछ अभी हम हमें कंपनी चार्टेड सेक्रेटरी से अभी समझेंगे, मिस्टर अमित पांडे जी से सारी बात। तो चलिए, और हाँ, एक चीज़, वीडियो को पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो अपने अमित पांडे सर से और इनके तरह जो भी इंटेलेक्चुअल लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, डे बाई डे आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी देता रहूँगा। तो चलते हैं अमित पांडे सर के पास। ओके, हाँ, तो पांडे सर हैं सामने, और पांडे सर से मेरा पहला जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। और सर मेरे दर्शकों की तरफ से भी आपको दिल से नमस्कार। तो सर पहला जो प्रश्न है मेरा, वो पहला प्रश्न ये है कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को लॉन्च करने की। और दूसरा ये कि इसका थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता दीजिएगा, ताकि जानकारी हमारे दर्शकों को पूरी मिले। तो प्लीज़ आप थोड़ा बताएँ सर। देखिए विनीत जी, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों के लिए है। जी तो जैसे नाम से ही क्लियर होता है, फार्मर प्रोड्यूसर जी, मतलब फार्मर जो कि प्राइमरी प्रोड्यूस करता है, और जो लोग प्राइमरी प्रोड्यूस करते हैं। पहले जो प्राइमरी प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूस का मतलब कि जो सर्वप्रथम पैदा होती है। जैसे गेहूँ सर्वप्रथम पैदा होता है, उससे फिर आप आटा बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। चावल पैदा होता है, चावल के पहले धान पैदा होता है। तो इन चीज़ों को आपने देखा होगा कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था को चलाती है, जीडीपी में हमारे जो है सहभागिता देती है, वो है एग्रीकल्चर। जी जी, कहीं ना कहीं आपका रॉ मटेरियल से भी जिक्र है। हाँ कि जी जी, अब कई चीज़ों को लेकर के किसानों को समस्याएं आती हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि कभी कभी मौसम ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है, कभी कभी किसान को मतलब कि सरकार के भरोसे रहना पड़ जाता है। जी जी जी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उत्साहवर्धन किया किसानों को कि आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करें। अच्छा ठीक है सर। तो आइए आपको पहले समझाते हैं कि इसका, अगर मैं इसको अतीत में लेकर के जाता हूँ, जी जी, आज से 60-70 साल पहले, 100 साल पहले तक अगर मैं जाता हूँ, जी जी, तो उस समय बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे। जी बैंक वगैरह न होने के कारण जो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह बना करके वो सोसाइटी में लोग मेंबर होते थे और अपना पैसा वहाँ रखते थे। जी जी, लाइक हम बैंक में आज क्या करते हैं, बैंक में हम ये करते हैं कि हमने पैसा डाल दिया, हमारे पास ज़्यादा था, जी जी, उसका हमको ब्याज मिल रहा है। जी। जिसके पास कम था उसने लोन ले लिया, वो उसका ब्याज वो दे रहा है। जी जी, बैंक उस दोनों ब्याज में थोड़ी सी मार्जिन रख लेता है, जिससे बैंक का कारोबार चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अब आगे आते हैं। हमने देखा गांव में 100 घर है, तो किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 50 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघा भी ज़मीन है। जी जी, अब ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है, वो जो किसान है उसके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज खूब अच्छा हो। जी जी, बिल्कुल। 50 बीघा वाले के पास एग्रीकल्चर का नॉलेज ना होता हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब तक संगठन नहीं बनेगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। जी जी, बिल्कुल सर। संगठध्वम सर्वध्वम, ऋग्वेद से एक श्लोक निकला हुआ है कि सभी को साथ मिल करके काम करना चाहिए। जी जी सर। तो अगर संगठन में शक्ति है, आपने देखा है कि ऐसा कोई सेक्टर्स नहीं है। आप शहरों में देखते हैं कि अगर एक किसी गली में दुकान है, किसी कटरे में दुकान है, तो उस कटरे का भी एक संगठन बन जाता है। जी जी,
तो किसान के जो गांव के लोग हैं वो खुद आपस में संगठित नहीं हो पाते हैं। दर्शकों से क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा सा वो टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से थोड़े वीडियो को पॉज करना पड़ा था। चलिए फिर से पांडे सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। हाँ, तो संगठित होना बड़ा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके संगठन को कैसे करें? फर्ज करिए कि इनका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रारूप क्या है, सरकार का मंशा क्या है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि भारत में अगले 1 सालों में कम से कम 10,000 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया है कि आपको 10,000 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अकेले हम यूपी में ही तैयार करेंगे। तो इसके पीछे सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम इंटेलेक्चुअल लोग, जो भारत के लोग हैं, वो किसानों तक इसकी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। जी जी। तो आइए जानते हैं कि इसकी मंशा क्या है एक्चुअली बनाने की, और मैं इसको एक पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल सर। फर्ज करिए कि एक गांव है, गांव में 100 घर है जी। हर घर के मुखिया का नाम हम 1 2 3 4 ऐसे रखते हैं और 100 तक रखते हैं। वो एक किसान है, 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के किसान है, हर सबका नाम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे हम रखते हैं। अब 1 नंबर का जो किसान है उसके पास ज़मीन बहुत ही छोटी ज़मीन है, छोटी ज़मीन का मालिक है वो, या आप ये कह लें कि वो बहुत अनाज नहीं उपजा पाता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, वो उसको एग्रीकल्चर की जानकारी है, बिल्कुल काफ़ी ज्ञानी है, अनुभव है उसको अब वो एग्रीकल्चर। 4 नंबर का जो किसान है उसके पास बहुत ज़मीन है, लेकिन उस किसान को एग्रीकल्चर में कैसे उतरना है, एग्रीकल्चर की क्या बारीकियाँ होती हैं कृषि की, वो उसको नहीं मालूम है। अब आते हैं कि लास्ट नंबर का कोई 50 नंबर का किसान है, उसके पास ज़मीन तो नहीं है, उसके पास अपना जो है पानी का साधन है, वो उसके पास नल लगे हुए हैं, पंप सेट लगे हुए हैं जो उसके थ्रू करता है। एक कोई किसान है जिसके पास ट्रैक्टर है, किसी के पास थ्रेसर है। ये इनको संगठित कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको संगठित किया जा सकता है। कंपनी एक्ट में भी इसका प्रावधान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी एक्ट के अंदर भी प्रावधान किया गया है। जी जी। अब इन किसानों को पहले तो संगठित करना होता है, और संगठित करने के लिए पहले इनकी मीटिंग करानी होती है। अच्छा। ये मीटिंग होने के बाद जितने भी किसान होते हैं वो उस कंपनी के शेयर धारक बन जाते हैं। अच्छा। अब वो शेयर धारक इस रेशियो बनते हैं कि किसके पास कितने रिसोर्सेस हैं और उस रिसोर्सेस की वैल्यू क्या है। ओके। अब महसूस करिए कि आपके पास 1 नंबर का किसान है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, 2 नंबर वाले के पास 2 बीघा है, 3 नंबर वाले के पास 3 बीघा है। तो जिसके पास जितनी उपज होगी वो उसकी उतनी शेयर का मालिक होगा, वो उतने शेयर का मालिक होगा। लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता होगी। जी जी बिल्कुल। कि एग्रीकल्चर कैसे करना है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्रीकल्चर को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कंपनी बनाना है तो कंपनी के अंदर कौन उसका मुख्य कार्यकारी होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन होगा, उसका प्रबंधक कौन होगा, डायरेक्टर निदेशक मंडल कौन होंगे। जी जी। और इससे एक प्रकार की सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप मीटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सभी लोग, जैसे 100 घर है तो पहले तो ये था कि सभी लोग अपनी अपनी खेती करते थे, अपनी अपनी उपज पाते थे, और अपनी अपनी उपज पाने के बाद जो है जो भी उनका मिलता था वो कर देते थे। अब ये क्या होगी, खेती एक साथ होगी। बिल्कुल सर। अब हमें गेहूँ बोना है, कितने ज़मीन पे गेहूँ बोना है, कितने ज़मीन पे हमें जो है बेड़ा बोना है, कितने ज़मीन पर हमको जो है सब्जी लगानी है। ये एक निदेशक मंडल इनका डिसाइड करता है, जो कि शेयर धारकों के साथ भी मीटिंग करके डिसाइड की जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर ये। अब जब एक साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी, मान लीजिए कि अब तो किसी के पास 50 था, किसी के पास 20 था, किसी के पास 1 था, अब वो सब मिला करके 200 बीघा ज़मीन हो गई। अब 200 बीघा ज़मीन हो गई, इसको एक किनारे कर देते हैं। ये जो 100 शेयर धारक थे, अगर इसमें कोई अच्छा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है
तो उसको नौकरी दे दिया कंपनी में बिल्कुल बिल्कुल। कि कहाँ से बीज लानी है, कहाँ से बीज का प्रबंधन करना है, कैसे उसको पैसे का प्रबंधन करना है, वो उठा करके दे दिया। संगठित हो गए, सबने अपनी ज़मीन एक तरफ रख दी, अपना नॉलेज एक तरफ रख दिया। जिनको नौकरी करनी है कंपनी के अंदर नौकरी भी कर सकते हैं। ओह ग्रेट सर, ग्रेट। कंपनी के अंदर उन्होंने नौकरी कर ली, ठीक है। अब जिसके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज है, जिसके पास फाइनेंस का नॉलेज है, अब साथ ही इससे ये होगा कि एक ही गांव के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको तो पहले कंपनी के अंदर नौकरी मिल गई। जी 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 जी। मतलब बेरोजगारी की भी समस्या कुछ हुआ निदान, और एक फॉर्मल तरीके से काम करने का मौका भी मिला उनको। हाँ जी। अब सवाल ये उठता है कि जो इन लोग नौकरी पे रहेंगे, जिन लोगों को सैलरी दिया जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा, उस चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा। जी जी जी। तो जब एक संगठन की स्थापना होती है, तो संगठन की स्थापना के बाद कंपनी अपनी मुख्य पूंजी को डिक्लेयर करती है। जी। जैसे कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, जी। गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी, जी। और मशीनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल। साथ में ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगा, तो तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जी, रिसोर्सेज तो हर तरीके के होंगे। हाँ, जी। मतलब तमाम एग्रीकल्चर के मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत में पूंजी डिसाइड कर लिया जाता है। जी जी। 100 घर है, हमको 10 लाख की पूंजी चाहिए, जी। तो हर घर से हमने 10-10 हज़ार रुपये ले लिया। ये 10-10 हज़ार रुपये ये उनके हो गए शेयर। जी जी बिल्कुल। ये हो गए शेयर धारक 10-10 शुरुआती पूंजी हो गई ये उनकी। शुरुआती पूंजी हो गई। जी जी। फिर इस पूंजी को दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट किया जा सकता है कि जो ज़मीनें दी गई हैं उनकी वैल्यूएशन के आधार पर भी जी जी। प्रीमियम शेयर इशू किए जा सकते हैं, शेयर ऑन डिस्काउंटेड प्राइस इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। जी जी। या डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब पैसा कम दिया जाएगा और उनको कैपिटल शेयर ज़्यादा दिया जाएगा। जी जी जी। ठीक है। मशीनों को भी इस सब पूंजी के द्वारा खरीदा जा सकता है और इसकी कंपनी की स्थापना की जा सकती है। कंपनी की स्थापना करने के बाद कंपनी की जो उपज होते हैं उनको बाज़ार में बेच दिया जाता है। बाज़ार में बेचने के बाद ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आप को जो उससे इनकम होती है वो शेयर धारकों के बीच में उसी रेशियो में वापस डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है, जिस रूप में उन्होंने इन्वेस्ट किया रहता है। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि बेरोज़गारी की समस्या का कहीं ना कहीं बहुत हद तक ख़त्म होगा हद सर। तक ख़त्म होता है। जी जी। और सरकारें भी इस पे सपोर्ट कर रही हैं, जी जी। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड होता है और तमाम ऐसे क्रेडिट सुविधाएं बैंकों को देनी पड़ती है, जी जी। जिसमें उनके कितनी ज़मीन है उस ज़मीन के आधार पर उस क्रेडिट की लिमिट होती है। जी जी। जब ये ज़मीन एक मात्रा में, काफ़ी मात्रा में एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो लिमिट जो है बढ़ जाती है। जी जी। और एक संगठित लिमिट एक कंपनी को मिल जाती है। बिल्कुल एक सर। कंपनी के पास पूरा आधार होता है, मतलब आपने उपज अपना किया, अब ला के अपने घर में रख रहे हो। यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी को क्रेडिट कार्ड से या जिन चीज़ों से उनको जो लोन मिलता है, एक हैवी लोन मिल जाता है, जिससे वो अपना गोदाम वगैरह बना लेते हैं। जी जी। अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से सारे उपज गांव में ही रह जाते हैं, बाहर नहीं ले जाने पड़ते हैं और हर तरीके से सहूलियत मिलती है। जी बिल्कुल। कई प्रकार से बीजों में भी सहूलियत सरकार देती है। तो नाबार्ड वगैरह जो है, जी जी। ये सरकारी संगठन है जो कि एफपीओ को मदद कर रहे हैं। ओके सर, देखिए इसमें एक प्रश्न जो है, मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं हमारी वीडियोज़ को, उनके मन में एक सवाल आएगा कि इस जो ये एफपीओ है, हाँ। इसको शुरू करने के लिए शुरुआती मतलब जैसे कि इसको एक गांव में आपस में ही हम संगठित होकर के इसको हम बना सकते हैं, या फिर किसी तरह कोई सरकारी प्रक्रिया की ज़रूरत है, कहीं से कोई लाइसेंस ऐसा? अच्छा प्रश्न पूछा, ये प्रश्न स्किप कर रहा था जी। इसमें आप ये देखिए कि आपको सबसे पहले सर्वप्रथम एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी, जैसे मैं एक कंसल्टेंट हूँ। जी जी जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसानों को इकट्ठा करते हैं और जो सरकारी जितने भी दस्तावेजों का कार्यक्रम है वो हम लोग खुद कराते हैं। ओके ओके। और जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई विशेष फीस भी स्पेशल नहीं है इसकी। जी जी जी।
बशर्ते आपको कागज़ देने पड़ते हैं, नॉर्मल KYC देनी पड़ती है अपने लोगों को, और खतौनी की नकल देनी होती है, कागज़ कॉपी देनी होती है, जिससे कि दिखाया जा सके सरकार को कि पे या कोई ज़मीनें आपके पास तो कंपनी एक्ट में इसका प्रावधान है कि आप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के रूप में इसका इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। अच्छा जी अभी सर। लास्ट में मैंने एक कंपनी बनाई है BKB कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ओके ओके तो कंपनी का नाम कुछ इस तरीके से होता है, BKB कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ओके सर। और इसमें कंपनी का MOA बनता है, अच्छा कंपनी का AOA बनता है, जी जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जी जी। और इसको ड्राफ्ट करने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू फाइल कर दी जाता है। जी जी बिल्कुल। तो सर मतलब कि जो दर्शक हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी को भी अगर इस तरीके की कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन बनवाना है, हाँ। तो आपकी कंपनी जो ई-फाइलिंग इंडिया है, जो हाँ। कि उसके बैनर तले आप ये सारा सर्विस देते हैं, तो आपके नंबर पे, आपकी कंपनी में आपके कस्टमर के नंबर पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जी। आप उनकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जो है कंपनी की पूरी जो डिटेलिंग है वो मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ई-फाइलिंग इंडिया की। तो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके कोई भी अगर कोई सलाह लेना है या कंपनी जुड़ा कोई काम है, तो वो प्लीज़ पांडे सर की जो कंपनी है ई-फाइलिंग इंडिया, उस पर जा करके आप उनके वेबसाइट पे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सर अगला जो हमारा वीडियो होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो मेरा सर आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है सर कि आप जो है पार्ट 2 के लिए भी रखें, क्योंकि हमारे दर्शकों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रश्न होंगे जो कि वो लोग कमेंट में पूछेंगे, तो उस प्रश्न का उत्तर भी हम अगले पार्ट 2 वीडियो में देंगे। हम आपको सलाह देने के लिए और जो भी हमारी सेवाएं हैं उसको देने के लिए बिना किसी शर्त में तैयार हूँ। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। क्योंकि जय जवान जय किसान। जी सर। और आज किसान जो है हमारा पेट और हम पाल सभी रहा है सर, और जवान हम सभी हमारा सर किसान के ही बेटे रक्षा कर हैं। रहा है। जी जी तो इसके लिए उनका जरूरी है कि उनको दिया बिल्कुल जाए। सर बिल्कुल। तो सर सर इतना सारा सर एक सर वैल्यूएबल नॉलेज देने के लिए सर हमारे जो भी मेरे इस चैनल को देखते हैं, सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। और सर मैं आशा करता हूं कि सर आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ आप जुड़ेंगे और कुछ एक वैल्यूएबल नॉलेज फिर से स्प्रेड करेंगे। एंड सर थैंक्स अ लॉट। ठीक है सर, थैंक यू सर।